बीवी दो कदम आगे। वैजयंती के दो बच्चे थे, चांदनी और कुणाल। बड़ी बेटी चांदनी काफ़ी होनहार और सुशील थी और कुणाल से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई थी। अब बस घर में वैजयंती और उसका बेटा कुणाल ही रहता था। कुणाल ने अपने पापा का बिजनेस बड़े अच्छे से संभाला हुआ था, लेकिन उसकी आदतें बहुत ख़राब थी। रात के 2 बज रहे हैं तभी कुणाल घर को लौटता है और दरवाज़ा खटखटाता है। कुणाल, कितनी बार कहा है कि इतनी देर से घर मत लौटा कर। अब बता, कहाँ गया था आज? अरे कुछ नहीं माँ, दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठ गया था। बातों में पता ही नहीं चला वक्त का। वक्त का पता नहीं चला? रात के 2 बज रहे हैं और तू कह रहा है तुझे वक्त का पता नहीं चला? और तेरे दोस्त भी तेरे जैसे है क्या? उनके घर वाले कुछ कहते नहीं? अरे माँ, क्यों इतनी नाराज़ हो रही हो? आ गया हूँ ना अब घर। हाँ, आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। आपको कितनी बार कहा है, अब सो जाया कीजिए, मैं खुद आ जाऊँगा। अरे ऐसे कैसे सो जाऊं? तू कब आता है कब जाता है तेरा पता तो होना चाहिए ना मुझे। अरे माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे बच्चा नहीं है तभी तो डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना कर दे। एक बार तेरी शादी हो जाए तो मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊं, फिर तू जाने और तेरी पत्नी। फिर शादी की बात करने लगी आप। मुझे नहीं करनी शादी। अरे बेटा, तेरे जैसे लक्षण है ना, तेरे साथ कोई शादी करेगा भी नहीं। तो अच्छा है ना, मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी एंजॉय करता रहूँगा। चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ाकर खुद सोने जा रहा है। भगवान, कब सुधरेगा ये लड़का? वैजयंती की जिंदगी की बस यही टेंशन थी कि उसका बेटा किसी तरह सुधर जाए और उसे कंट्रोल करने वाली कोई मिल जाए, क्योंकि अभी तो कुणाल को कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं थी। रात के 2-2 बजे सोता है और 11 बजे तक उठता नहीं। अरे कुणाल, उठ भी जा, अभी तक सो रहा है क्या? अभी इस वक्त कौन आ गया? वैजयंती दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पिज्ज़ा वाला कुणाल के नाम पर पिज्ज़ा देकर जाता है। वैजयंती गुस्से में कुणाल के कमरे में जाती है। थैंक यू माँ, आप पिज़्ज़ा यहीं लेकर आ गई। मुझे अब बाहर भी नहीं आना पड़ेगा। ये रोज़ रोज़ बाहर के पिज्ज़ा बर्गर खाना कब बंद करेगा तू? अरे माँ, इतने दिनों बाद तो खा रहा हूँ मैं। इतने दिनों बाद? अभी 2 दिन पहले ही तो तूने बर्गर मंगवाया था। अरे तो 2 दिन हो गए ना उस बात को, और आज मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ, बर्गर नहीं खा रहा हूँ। और मैंने तेरे लिए जो उपमा बनाया है वो कौन खाएगा? वो रख दो, मैं रात को आकर खा लूँगा। हाँ, ये सही है। सुबह का खाना रात को खाओ, सुबह को बाहर का खाओ, और ऑफिस में भी बाहर से कुछ मंगवा के खा लो। मैं तुझे ऑफिस में टिफ़िन देती हूँ ना, फिर तू क्यों बाहर का खाना खाता है? माँ, आप लौकी, टिंडे, गोभी ये सारी सब्जियाँ देती है टिफ़िन में, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे यही सब्जियाँ सारी हेल्दी होती है, समझता क्यों नहीं तू? मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे रोज़ रोज़ वही बोरिंग खाना पसंद नहीं है। तेरी बहन को देख और तुझे देख, कितना फ़र्क है दोनों में। वो कितनी सुशील संस्कारी है, मेरी कोई बात नहीं टालती थी शादी के पहले। हाँ वो तो है, चांदनी दीदी तो आपकी हर बात मानती थी, इसीलिए आपने बेचारी की जल्दी शादी करवा दी है ना। तेरी भी करवाई दूंगी, रुक जा। अब तो ऐसा नहीं सुधरने वाला, अभी तो तुझे आकर तेरी बीवी ही सुधारेगी। अरे माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर तेरी नज़र में कोई है तो बता दे, मैं उससे तेरी शादी करवा देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है। मुझे वक्त ही कहाँ मिलता है कि मैं लड़की ढूंढूं। सारा वक्त तो तेरा मटर गश्ती में चला जाता है, लड़की कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो ये मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी माताश्री। हाँ, तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब मैं तंग आ गई हूँ तेरी रोज़ रोज़ की हरकतों से। तो ढूंढो ना, फिर लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना माँ। वैजयंती ने ठान लिया था कि अपने बेटे कुणाल के लिए अच्छी लड़की ढूंढ के ही रहेगी, जिससे उसका बेटा कम से कम थोड़ा सा तो सुधर जाए। इस मामले में बात करने के लिए उसने अपनी बेटी चांदनी को फ़ोन लगाया। हाँ माँ, कैसी हो तुम? अरे क्या बताऊँ कैसी हूँ बेटा, ये तेरे भाई ने ना हैरान परेशान करके रखा है मुझे। अरे क्या हुआ, अभी तक इसकी आदतें सुधरी नहीं है क्या? अरे कहाँ, दिन ब दिन और ख़राब होता जा रहा है ये लड़का। माँ, आप ना इसकी शादी करवा दो, बीवी के आने के बाद अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा। अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन इससे शादी करेगा कौन? तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो बता बेटा। माँ, मेरी नज़र में एक लड़की तो है, हमारे पड़ोस में अभी अभी रहने आए हैं वो लोग। आप कहो तो मैं उससे बात करूँ? अरे तू आज ही बात कर ले बेटा, मुझे तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करवा देनी है बस। तो ठीक है माँ, आज उसके मम्मी पापा से मैं बात करती हूँ। चांदनी अगले ही दिन कंचन के माता पिता को अपने भाई के रिश्ते के लिए लेकर आती है अपने घर बात करने के लिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए।
आंटी, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरा भाई कुणाल। इसका खुद का बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा चलता है। हाँ जी बहन जी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हैं? लेकिन आपने तो कुछ पूछा भी नहीं अभी कुणाल से। वो क्या है ना, चांदनी बेटी ने आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया है और मैंने भी कुणाल के ऑफिस की जानकारी ले ली है। मुझे पता चला है काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका, बस इसीलिए जान के ना कह दिया। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कुणाल से पूछ सकते हैं आप। हाँ, और कंचन और कुणाल को एक दूसरे से बात करने देनी चाहिए हमें। बस ये कुणाल कुछ उल्टा पुल्टा ना कह दे कंचन से। हाँ जाओ कंचन, जाकर बात कर लो। कंचन और कुणाल 5 मिनट के लिए बात करने जाते हैं और वापस आते हैं। क्या बात है, तुम लोग तो बहुत जल्दी वापस आ गए। सब ठीक है ना? माँ, मुझे कंचन पसंद है। और मुझे भी कुणाल पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बधाई हो माँ। चलो अच्छा है, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, अब हमें जल्दी ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि शादी में कोई देरी हो। दोनों परिवार काफ़ी खुश था बच्चों की शादी को लेकर, और 1 महीने के अंदर ही कुणाल और कंचन की शादी भी हो गई। कंचन, अब तुम्हारी शादी हो गई है। मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ बेटा। अब तुम संभालो अपना ये घर और अपना पति। मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास जा रही हूँ रहने के लिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी। हाँ बहू, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तू जो आ गई है, अब कुणाल अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ बहू। ये रही घर की चाबियाँ। जी माँ जी, आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से आराम करके आइएगा। वैजयंती कितने वक्त के बाद बिना किसी टेंशन के बाहर निकली थी। उसने अपने भाई के घर खूब आराम किया और खूब घूमी भी। आज पूरे 10 दिन के बाद खुशी खुशी वो अपने घर को लौटी थी। अरे देख बहू, मैं आ गई हूँ। लगता है रसोई में होगी। हैं, यहाँ भी नहीं है। अरे वाह, रसोई तो देखो कितनी साफ रखी है बहू ने, बिल्कुल चमक रही है। अच्छा है, अब कंचन आ गई है, मुझे साफ़ सफाई की भी दिक्कत नहीं है। शायद ऊपर होगी अपने कमरे में, मैं उसे सरप्राइज़ देती हूँ। वैजयंती कंचन को सरप्राइज़ देने के लिए ऊपर जाती है और जैसे ही कुणाल के रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि पूरा कमरा पिज्ज़ा के खाली पैकेट से भरा पड़ा है। कोल्ड ड्रिंक्स और शराब की बोतल भी वहाँ पड़ी है और सामने कुणाल कुर्सी पर सोया पड़ा है। ये क्या है कुणाल? ये क्या हाल बना रखा है तूने कमरे का? और यहाँ बैठकर तू शराब पी रहा है? बहू ने घर को इतना साफ रखा हुआ है और तू है कि यहाँ गंदगी फैला रहा है। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ आ गई, लेकिन अब तेरी खैर नहीं। रुक, अभी बुलाती हूँ बहू को। कंचन! वैजयंती कंचन को आवाज़ लगाती है तो कंचन पीछे बिस्तर के नीचे से निकलती है, जो खुद भी शराब के नशे में थी। हाँ माँ जी, ये रे आपकी बहू। हैं? कंचन, तूने भी शराब पी है? अरे माँ जी, ऐसा कहिए कि मैंने ही पी है। आपकी बेटी को तो शराब पीना आता ही नहीं। 3 ग्लास में लुढ़क गया। ये तो मैं थी, बोतल खाली हो गई वरना वेस्ट हो जाती पूरी बोतल। अच्छा, अब समझ में आया। रसोई इतनी साफ क्यों है? तूने कुछ बनाया ही नहीं 10 दिन से। हे भगवान, ये मेरी बहू तो मेरे बेटे से 2 कदम आगे निकली। मेरे तो करम ही फूट गए। अरे माँ जी, आपके पैर कहाँ हैं? 1 मिनट, मैं आती हूँ पैर छूने। पड़े रहो दोनों यहीं। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी इससे शादी हुई थी। अपने साथ दहेज में तो कुछ लाई नहीं और मेरे ऊपर बोझ बन गई है। मनहूस दिन आपके लिए नहीं, मेरे लिए था, जो आप जैसे धोखेबाज इंसान से मेरी शादी हो गई। मेरे घर वालों ने आपको शादी में कितना सारा दहेज दिया था, आपने सारा बेच दिया और अब झूठ बोल रहे हो कि आपको कुछ मिला नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी बताता हूँ। ये है जतिन और तानिया। इन दोनों की शादी को 1 साल होने वाला है और तानिया के सामने एक एक करके जतिन के सारे राज खुल रहे हैं। वो 1 नंबर का बदमाश आदमी है। कई लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा है। एक दिन तानिया के घर सेठ दीनानाथ आता है। जतिन, जतिन, अरे कोई है क्या घर पर? जतिन तो घर पर नहीं है। आप कौन हैं और इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारे पति ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए हैं
और अब बहाने बना रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अगर उसने मुझे मेरे रुपया नहीं लौटाया तो अच्छा नहीं होगा। दीनानाथ तान्या को धमकी देकर चला जाता है। जब जतिन घर पर आता है तो तान्या कहती है, और कितने लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं आपने? अरे आखिर आप इतने रुपयों का करते क्या हो? इन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, चुपचाप घर में पड़ी रहो। इन बातों से मेरा तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक कर्जदार घर पर नहीं आते थे। अब कर्जदार घर पर आने लगे हैं, 10 बातें सुनाकर जाते हैं। तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो, अभी ठीक करता हूं तुम्हें। जतिन तान्या के साथ अक्सर मारपीट करता था, लेकिन वो अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन तान्या के घर पर सुजाता नाम की एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। जतिन है घर पर? वो तो घर पर नहीं है। आप कौन है? वो मेरे पति हैं और ये हमारा बेटा है। उन्होंने 6 साल पहले मुझसे शादी की थी। अब एक हफ्ते घर पर नहीं आते। किसी ने बताया कि वो यहाँ रहते हैं। सुजाता की बात सुनकर तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परेशान हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना सामान पैक किया और अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसने सारी बात अपनी माँ और बहन मालती को बताई। दीदी, जीजाजी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपने हम सबसे कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने आपके साथ मारपीट की और आपने ना कभी हमें बताया और ना कभी पुलिस कंप्लेंट की। अगर मैं पुलिस में शिकायत करती या अपने पति को छोड़ देती, लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहराते और फिर तुम्हारी शादी होने में दिक्कत होती। सब कहते जब बड़ी बहन अपना घर नहीं बसा पाई तो छोटी बहन क्या बसाएगी। ओ दीदी, किस जमाने में जी रही हो आप? जिसे जो सोचना है वो वही सोचता है। अब आपके पति को मैं सबक सिखाऊंगी। अब मालती हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर अपने जीजा जी के पीछे पड़ गई। अब वो अपने जीजा की हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर नजर रखने लगी। थोड़े ही दिन में मालती को जतिन की सारी काली करतूतों का पता चल गया और जितनी भी लड़कियों से जतिन का चक्कर था वो सब भी उसे पता चल गया। जीजा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि लोगों की जिंदगी से खेलने का नतीजा क्या होता है। एक दिन जतिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने किसी होटल में गया तो वहां मालती ने उसके बच्चे को भेज दिया। पापा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौन पापा? कैसा पापा? मैं तुम्हें नहीं जानता। पापा पापा, मम्मी घर पर इंतजार कर रही है। जतिन, ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं डार्लिंग, मैं इसे जानता भी नहीं। पता नहीं कब पैदा हो गया। पापा, मैं तो 5 साल पहले पैदा हुआ था। कितना झूठ बोलते हो आप। आंटी, मेरे पापा झूठे हैं, झूठे हैं पापा। जानते नहीं, फिर भी ये तुम्हें पापा बोल रहा है। कितने कमीने हो तुम। आज की बात मुझे कॉल मत करना। जतिन की गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद जतिन अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो मालती सेठ दीनानाथ को उसके पास भेज देती है। जतिन, अब लगे हो तुम हाथ। तुमने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और आज तक नहीं दिए और यहाँ लड़कियों को घुमा रहे हो। अरे सेठ जी, आप मैं बस देने ही वाला था पैसा। जतिन, तुमने मुझसे भी 50,000 रुपए लिए हैं और 1 लाख रुपए इनसे भी लिए हैं। ओ बहन जी, इसका चक्कर में ना पड़ो। ये तो बहुत फ्रॉड आदमी है। दीनानाथ जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना आपके रुपए लौटा दूंगा। आपके रुपए लेके कहीं भाग तो नहीं रहा हूं ना मैं? बेटा, मेरे रुपया लेकर तो कहीं भाग भी नहीं सकता। तुझे पाताल में सभी खोज निकालूंगा मैं। जतिन, मुझे तुम्हारे ऊपर नहीं अपने ऊपर हैरानी हो रही है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से दोस्ती की। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे पैसे वापस कर देना। ये बोलकर जतिन की दूसरी गर्लफ्रेंड भी वहां से चली जाती है। अब इसी तरह जतिन कुछ दिन बाद अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाता है तो मालती उसकी पहली पत्नी को वहां भेज देती है। जतिन जी, आप इस कलमुहे के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम जो जतिन और मुझसे इस तरह से बात कर रही हो?
जतिन जी आप बताओगे इन मोहतरमा को या फिर मैं ही बता दूं? डार्लिंग, मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, इतनी सारी लड़कियों से आपका चक्कर है ना, तभी तो याद नहीं रहता होगा कि कौन आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन आपकी बीवी है। कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय खुद ही दे देती हूँ। मैं इनकी पहली पत्नी हूँ। जब ये कई दिनों तक घर पर नहीं आए तो मैंने ढूंढते हुए इनकी दूसरी पत्नी के पास पहुँच गई। सुनो जी, अब आपकी दूसरी पत्नी को भी पहली शादी के बारे में पता चल गया है। ये बात सुनकर जतिन के होश उड़ गए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, क्या तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी दो दो पत्नियां हैं और तुम मुझसे भी शादी के चक्कर में हो? तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटर। जतिन की तीसरी गर्लफ्रेंड ने उसे जोरदार तमाचा मारा और वहां से चली गई। अब तो जतिन को घर से बाहर निकलने भी डर लगने लगा। वो सोचता, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा कहीं कोई नया कांड किसी के सामने ना आ जाए। लेकिन अभी हाल ही में मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। एक काम करता हूँ, उसे इस शहर से बाहर मिलने के लिए बुलाता हूँ। जतिन ऐसा ही करता है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को शहर से बाहर मिलने बुलाता है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहां मालती आ जाती है। मालती ही जतिन की नई गर्लफ्रेंड होती है। जतिन ने मालती को पहले कभी देखा नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि वो उसकी साली है। वो मालती से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां तानिया आ जाती है। हाय जतिन, कैसे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तानिया को देखकर जतिन हैरान और परेशान हो जाता है। तानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं जतिन, जब से मेरी आपसे शादी हुई है ना, आपने मुझे बहुत सारे सरप्राइज दिए हैं, तो कुछ सरप्राइज देने का मेरा भी हक बनता है। मैं आप ही के लिए सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज? ये जो आपकी नई गर्लफ्रेंड है ना, वो मेरी छोटी बहन है। क्या? तुम्हारी छोटी बहन? तुम दोनों को शर्म नहीं आए मेरे साथ ये गंदा खेल खेलते हुए? जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती लोगों से पैसे उधार लेते हुए, झूठ बोलकर दो दो शादी करते हुए और मासूम लड़कियों को फंसाते हुए? और जतिन जी, गंदे आदमी के साथ गंदा खेल खेलते हुए कैसे शर्म? अभी तो ये एक ही सरप्राइज है, मैं आपके लिए और कई सारे सरप्राइज लाई हूँ। उसके बाद मालती और तानिया पहले सरोज और उसके बच्चे को, सेठ दीनानाथ को और फिर जतिन की तीनों गर्लफ्रेंड को बुलाती है। जतिन उन्हें देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबको बुला लोगी तो मैं डर जाऊंगा? कभी नहीं। तुम में से कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें पता था जीजा जी कि आप कितने बेशर्म इंसान हो और झूठे भी, इसलिए हमने एक सरप्राइज और रखा है आपके लिए। तभी मालती पुलिस को भी वहां बुला लेती है। पुलिस? अरे तानिया, तुम्हारी बहन ने पुलिस को क्यों बुला लिया? ये तो घर की बात है, आपस में बात करके निपटा लेते हैं। जीजा जी, घर की बात बाहर आप ही लाए हो। इन सब लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है, अब रहना जिंदगी भर जेल में। पुलिस जतिन को ले जा रही होती है, तभी तानिया पुलिस को रोकते हुए कहती है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इनके लिए एक और सरप्राइज है। ये बोलते ही तानिया जतिन के गाल पर कसकर थप्पड़ मारती है और फिर कहती है, अब ले जाओ इसे,